मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जब जब भारत को पापियों ने नष्ट करने की चेष्टा की है, तब तब भारत माँ की गोद ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। ऐसे ही एक सपूत का जन्म 30 नवंबर 1967 गुरुवार रात के लगभग 12:30 बजे भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के नाह गांव में माता मिथिलेश कुमारी दीक्षित और पिता राधेश्याम दीक्षित के सुपुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम राजीव दीक्षित रखा गया। उनके परिवार में उनके पिताजी पूर्व बीडीओ ऑफिसर रहे हैं। राजीव जी के छोटे भाई का नाम प्रदीप दीक्षित है और बहन का नाम लता शर्मा। राजीव जी के दादा और दादी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान भी दिया था। राजीव दीक्षित जी का बचपन उनके गांव में गुजरा और उनकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक की शिक्षा फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज में पूरी हुई। राजीव जी बचपन से ही मातृभूमि के प्रेमी थे। इसके साथ साथ वह क्रांतिकारियों से बड़े प्रेरित थे। उनके अंदर क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने की आकांक्षा थी। तो आइए नाह गांव का वर्णन हम राजीव जी के मुख से सुने। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम आपको लिया गया, नाह मेरा गांव है, अलीगढ़ जिले में। मेरे गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी तक नहीं मेरे गांव। आप कल्पना कर सकते हैं। और मेरे जैसे हिंदुस्तान में लाखों गांव, और मेरे गांव में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, रोड्स भी नहीं है। मुझे मेरा गांव जब जाना होता है तो एक जगह तक मैं गाड़ी से जा सकता हूं, उसके बाद फिर पैदल 5-6 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में जाना होता। गाड़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि रोड्स ही नहीं है। अपनी उच्च माध्यमिक की शिक्षा पूरी करने के बाद वे इलाहाबाद गए। वहां उन्होंने 1984 में अपनी बीटेक की पढ़ाई इलाहाबाद के जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में शुरू की थी। वे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। तभी उन दिनों राजीव जी का भोपाल गैस हत्याकांड से पीड़ित कुछ लोगों से मिलना हुआ। उनकी पीड़ा देखकर और उन्हें न्याय दिलाने हेतु वे यूनियन कार्बाइड कंपनी को देश से भगाने के लिए कार्य करने लगे। इसी दौरान उनकी बीटेक की पढ़ाई अधूरी छूट गई। इसी बीच राजीव जी फ्रांस गए। अपने रिसर्च के संबंध में वे नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम गए। वहां उन्हें अपना रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने अपना रिसर्च पेपर अंग्रेजी में पढ़ना शुरू किया। अचानक एक डच वैज्ञानिक ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपकी मातृभाषा क्या है। राजीव जी ने उत्तर दिया, हिंदी। वैज्ञानिक ने वापस प्रश्न पूछा कि आपको अपना रिसर्च पेपर हिंदी में पढ़ना चाहिए। तब राजीव जी के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई भी रिसर्च पेपर की तैयारी हिंदी में नहीं की थी। यह घटना आप राजीव जी के मुख से सुने। एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था एम्स्टर्डम, हॉलैंड में। तो वहां एक रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला मुझे। तो मैं मेरा रिसर्च पेपर जब पढ़ रहा था तो एक डच साइंटिस्ट ने खड़े होकर मुझसे पूछा कि आपके देश की नेशनल लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। तो मैंने कहा मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो उसने कहा आप अपना रिसर्च पेपर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा मेरा रिसर्च पेपर अगर हिंदी में पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा आप हमारे समझने की चिंता क्यों करते। तो मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा आपसे पहले जो साइंटिस्ट आए रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए, उनमें से कितने साइंटिस्टों ने अंग्रेजी में पेपर पढ़ा। तो मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझसे पहले कुछ फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने फ्रेंच में पढ़ा था। और उससे पहले कुछ डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने डच में पढ़ा था। एक जापानीज साइंटिस्ट आया था, उसने जापानीज में पढ़ा था। रूस का एक साइंटिस्ट था, उसने रशियन में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा ये सब के सब वैज्ञानिक अपने अपने देश की भाषा में पढ़ते रहे, तो क्या हमको ये सब समझ में नहीं आया होगा। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमने व्यवस्था की हुई है, हमारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था है। आप जिस भाषा में पढ़ेंगे हम हमारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन करवा लेंगे, लेकिन आप उसको पढ़िए। तो मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ कि मैं हिंदी में पढ़ नहीं सकता। तो उस वैज्ञानिक ने मुझको जो कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गाल पे किसी ने तमाचा मारा।
उसने कहा कि 1947 के पहले आपका देश गुलाम था, और अगर आपका जन्म 1947 के पहले हुआ होता और आप अंग्रेजी में पेपर पढ़ते तो मेरे समझ में आता कि आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप गुलाम हैं। लेकिन अब तो आपका देश आजाद हो गया है और आपका जन्म तो आजादी के बाद का जन्म है, तो आपको अपने देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना ही चाहिए, ये उसका कहना था। तो मुझे लगा कि बात तो वो बिल्कुल सही ही कह रहा है। और उसने एक बात और कही जो शायद सभी ने मानी है और कही है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक काम करना चाहे, कोई बेसिक रिसर्च करना चाहे, कोई मौलिक शोध करना चाहे, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो अपनी मातृभाषा में चिंतन ना करे। तो उसने मुझे एक नहीं 1001 वैज्ञानिकों के नाम गिनाना शुरू किया कि देखिए ये जितने वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कभी कोई मौलिक शोध किया है तो सबने अपनी मातृभाषा में किया है। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में काम नहीं करेंगे तो आप भी मौलिक शोध नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ काम कर लिया होगा, आप उसकी नकल करेंगे, उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको मौलिक रूप से कोई चीज करने को लिए दे दी जाए तो शायद आपके हाथ पैर कांप जाएंगे। तो मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक ही कहा उसने। और उसके बाद जो जापानीज हमारा कुलीग था उससे मैंने पूछा था कि आपके देश में पढ़ाई कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सब पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी जापानीज में? कि हाँ बिल्कुल होती है। तो डॉक्टरी की पढ़ाई? हाँ वो भी होती है जापानीज। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी जापानीज में होती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। तो बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सारी पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा आपको कभी कष्ट नहीं होता? अंग्रेजी के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको आप जापानीज में ट्रांसलेट करते हैं? उन्होंने कहा थोड़ा कष्ट होता है लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी अच्छी किताब का आप नाम बोलिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये किताब हमारी लाइब्रेरी में जापानीज में उपलब्ध है। तो उसने जो एक दूसरी बात मुझसे कही वो ये कही कि भाषा का सवाल नहीं है, सवाल अपने राष्ट्र के सम्मान का है और अपने संकल्प का है। तो उस दिन से मुझे लगा कि मुझे भी अपने राष्ट्र का सम्मान करना ही चाहिए। उस दिन के बाद से मैंने दोस्तों ईमानदारी से आपसे कहूं हिंदी बोलना शुरू किया या सीखा, और अभी भी सीख रहा हूं। अभी भी मैं जब हिंदी बोलता हूं तो उसमें बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के आ जाते हैं। तो ये मेरी तकलीफ है क्योंकि बचपन से अंग्रेजियत में पढ़ा हुआ हूं और अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता। भारत लौटने के पश्चात राजीव दीक्षित जी ने यह फैसला किया कि विदेशी कंपनियों के हो रहे अत्याचार और भयंकर लूट से देश को बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। तब उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर आजादी बचाओ आंदोलन का आविर्भाव सन 1991 में किया। आजादी बचाओ आंदोलन के आविर्भाव की बातें राजीव दीक्षित जी के मुख से सुने। अपने देश की परिस्थिति जो है आज की, उसको ध्यान में रखकर हम लोग पिछले कई वर्षों से आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं। उस आंदोलन का परिचय आप सबको है। ये आजादी बचाओ आंदोलन 1984 में यूनियन कार्बाइड की दुर्घटना के बाद शुरू हुआ था। भोपाल में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड जिसका नाम था। उस गैस कांड में 3 दिसंबर 84 की रात को 22,000 लोग मरे थे। उन 22,000 लोगों की मृत्यु के बाद हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। और जब ये आंदोलन शुरू किया था तो उस समय उसका एक लक्ष्य था, और लक्ष्य ये था कि जिस अमेरिकी कंपनी ने भोपाल शहर के 22,000 लोगों का खून किया उसको भारत से भगाना। क्योंकि जिस अमेरिकी कंपनी ने ये दुर्घटना की थी उस अमेरिकी कंपनी को भारत सरकार कोई सजा नहीं दे पाई थी। भारत सरकार ने तो उस अमेरिकी कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया था और उस समझौते के आधार पर यूनियन कार्बाइड कंपनी को माफ कर दिया था। तब हम लोगों ने उस अमेरिकी कंपनी को भगाने का एक अभियान शुरू किया जिसमें हम सफल रहे और हमने उस यूनियन कार्बाइड कंपनी को भगा दिया था। बाद में यूनियन कार्बाइड जैसी ही एक और अमेरिकी कंपनी को हमने भगाया था। उस अमेरिकी कंपनी का नाम था कारगिल। एक तीसरी अमेरिकी कंपनी को भगाया था भारत से, उसका नाम था ड्यूपॉन्ट। एक ऐसी अमेरिकन कंपनी को भगाया था हमारे देश से जो दारू बनाने के लिए आई थी,
उसका राजस्थान में अलवर जिले में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला था, जिस प्रोजेक्ट में वो कंपनी हर दिन 4 करोड़ लीटर दारू बनाने वाली थी। आप जानते हैं राजस्थान में भयंकर पानी का संकट रहता है, तो जिस क्षेत्र में पानी नहीं मिलता पीने को, वहां एक अमेरिकी कंपनी का दारू फैक्ट्री बने और उसमें 4 करोड़ लीटर दारू रोज बने और वो बाजार में बिके, तो वो हमें मंजूर नहीं था। हमने उस कंपनी को भी वहां से भगा दिया था। तो ऐसी कई कई अमेरिकी कंपनियों को भारत से भगाने का एक अभियान, इसी का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। इसी आंदोलन में मैं लगा हुआ हूं पिछले कई वर्षों से। राजीव दीक्षित जी और उनके साथियों ने यूनियन कार्बाइड, ड्यूपॉन्ट, कारगिल आदि अनेकों विदेशी कंपनियों को भारत से भगाया। सन 1991 में डंकल प्रस्ताव के खिलाफ घूम घूमकर जन जागृति की और रैलियां निकाली। यह डंकल प्रस्ताव भारत के लिए घातक होने वाला था, क्योंकि इस प्रस्ताव के पश्चात अनेक विदेशी कंपनियों को भारत को लूटने की खुली छूट मिल जाती। फिर जब आर्थर डंकल, जो गेट करार का प्रमुख था, गेट करार पर हस्ताक्षर करवाने के लिए भारत आया, तब राजीव जी और उनके आज़ादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने आर्थर डंकल को दिल्ली हवाई अड्डे में पीटा था, जिनके लिए उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। आगे की कहानी आप उनके मुख से सुने। मैं एक बार गिरफ्तार हुआ, ऐसा तो होता रहता हम लोगों के साथ। जब ये गेट करार सही हुआ था तो एक अंग्रेज अधिकारी, एक यूरोपियन अधिकारी जिसका नाम था आर्थर डंकल, जिसने डंकल ड्राफ्ट बनाया था, वो भारत की यात्रा पे आया। हम लोग बहुत गुस्से में थे कि इसी आदमी ने देश का बंटाधार किया, सत्यानाश किया, गेट करार इसने सही करवाया, डंकल प्रस्ताव बनाया, इसको हम भारत में नहीं घुसने देंगे। तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे उसकी पिटाई की थी। मैं थोड़ा अहिंसावादी हूं, लेकिन उस दिन मैंने अहिंसा छोड़ दी थी। आर्थर डंकल को हमने जूतों से पीटा था और एयरपोर्ट के लाउंज में पीटा था, पुलिस के सामने पीटा था, और उसको हमने भागने के लिए मजबूर कर दिया था। वो भागा था लाउंज से और रनवे पे दौड़ गया था। मैंने कहा था कि दूसरी फ्लाइट लेके फिर वापस स्विट्जरलैंड चले जाओ, यहां घुसने का नहीं दिल्ली में। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि वो भारत सरकार का मेहमान था। हमने कानून का उल्लंघन किया कि भारत सरकार के मेहमान की पिटाई कर दी, तो जेल तो होनी थी, तो हम जेल गए। जब मैं जेल में पहुंचा तो उस समय सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहो, किरण बेदी तिहाड़ जेल में थी। वो सुपरिंटेंडेंट थी वहां की, किरण बेदी। तो जब हम गए तो वो सब नाम नोट शुरू हुआ, जैसे मैनुअल्स में लिखा हुआ ना कि नाम कैदी का, बाप का, उम्र वगैरह सब। फिर ये कहा उन्होंने कि आप अपने कपड़े उतारो। एक पुलिस ऑफिसर आया, उसने कहा कपड़े उतारो। मैंने कहा क्यों भाई? उसने कहा आपका बॉडी मार्क चेक करना। तो मैंने कहा बॉडी मार्क आप चेक करोगे, मैं बता देता हूं, कपड़े क्यों उतरवाते हो मेरे? तो उसने कहा रूल है ये यहाँ का। मैंने कहा भाई बड़ा विचित्र है, तुम पूछ रहे हो, मैं बताता हूं मेरे बॉडी मार्क क्या है। मैं बताता हूं कि मेरी दाहिनी टांग पर तिल है, कि मेरे पैर में तिल है, कि मेरे कान के पीछे है या मेरी आंख के पीछे, मैं बताता हूं, तुम लिखो इसमें। उसने कहा नहीं साहब आप बताओ जरूर, लेकिन मैं आपके कपड़े उतरवाऊंगा और इसमें लिखा जाएगा कि मैंने कपड़े उतारे, चेक किया, तब वहां मुझे उनका बॉडी मार्क मिला। तो मैंने कहा मैं नहीं उतारूं तो उसने कहा कि मुश्किल हो जाएगी आपको भी मुझे भी। तो मैंने कहा मैं यहां आमरण अनशन पे बैठ जाऊं तो उसने कहा मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा ये मेरा जो भारत देश में आजादी के बाद संविधान लागू होने के अंतर से मुझे जो मौलिक अधिकार मिला है वो आप अनहन कर रहे हैं उसका। तो उसने कहा भाई मौलिक अधिकार आप अपने बाजू में रखो, मुझे बॉडी मार्क चेक करना। तो फिर मेरी जब मुलाकात हुई किरण बेदी से तो मैंने उनको पूछा ये बॉडी मार्क क्यों चेक करते हैं? तो उन्होंने कहा वो 1860 में कानून बना था, अंग्रेजों ने तय किया था, तो तब से चला आ रहा बॉडी मार्क चेक। तो मैंने कहा मुझे वो मैनुअल पढ़ना। तो उन्होंने कहा और क्या करोगे आप यहाँ आके, यही तो खुरापात करोगे, शांति से तो रहने नहीं दोगे। मैंने कहा आपने गलत आदमी को गिरफ्तार किया, अब आप मेरे जैसे आदमी को यहाँ रखेंगे तो कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मुझे रिहा कर दो आप। तो उन्होंने कहा वो तो जल्दी हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा मैनुअल्स मुझे देखने हैं कि ये 1860 में अंग्रेजों ने तय किया, तो क्यों तय किया? तो उसने बड़ी मेहनत की बेचारी ने, फिर वो लेके आई मैनुअल्स अगले दिन सवेरे। वो मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत का कोई भी कैदी अंग्रेजी अधिकारी के लिए कैदी से ज्यादा गुलाम है और उसका अपमान होना ही चाहिए, इसलिए आपको कपड़े उतरवाने पड़ेंगे। बॉडी मार्क चेक करना कम महत्व की बात थी, आपका अपमान करना है वो महत्व की बात है।
तो अंग्रेज अपमान करते थे हमारा, क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। तो गुलामों का अपमान कदम कदम होना ही चाहिए, ये अंग्रेज मानते थे, नहीं तो गुलाम भड़क जाएगा। अंग्रेजों की थ्योरी थी कि जिनको आप गुलाम बनाते हैं हर कदम उनका अपमान करना आपका धर्म है, नहीं तो वो गुलाम आपके खिलाफ बगावत कर देगा। तो हर कदम उन्हें हमारा अपमान करना था, इसलिए उन्होंने बॉडी मार्क चेक करने का कानून बनाया। और हमारी ये मूर्ख सरकारें 54 साल में उस कानून को बदल नहीं पाई आज तक, वो आज भी है कानून। कोका कोला और पेप्सी जैसी हानिकारक पेय पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया और कानूनी कार्रवाई भी की। सन 1991 में राजस्थान के अलवर जिले में केडिया विल्सन कंपनी के शराब कारखानों को बंद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस घटना में गोलियां भी चलाई गई जो कि उनके पास खड़े साथी को लग गई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव वासियों को ऐसा प्रोत्साहन दिया कि अंत में उन्हीं की जीत हुई। सन 1995 में राजीव जी ने उत्तराखंड में टिहरी बांध के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चा और संघर्ष किया, जहां भयंकर लाठीचार्ज में काफी चोटें आई। टिहरी पुलिस ने तो राजीव जी को मारने की योजना भी बना ली। घायल होने के बावजूद भी उनका संघर्ष जारी रहा, परंतु अंत में भारत सरकार ने बलपूर्वक बांध बनवाया। यह बांध 2006 में बना। सन 1997 में राजीव जी के जीवन में एक नया मोड़ आया, जब उनका मिलना प्रख्यात इतिहासकार धर्मपाल जी से सेवाग्राम वर्धा में हुआ। धर्मपाल जी यूरोप में काफी वर्ष अध्यापक रहे हैं। उनके सानिध्य में रहकर अंग्रेजों के समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन करके देश को जागृत करने का काम किया और ऐसे दस्तावेज लोगों के सामने रखे जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि यह सारे दस्तावेज धर्मपाल जी ने इंग्लैंड की लाइब्रेरी से काफी मेहनत के साथ इकट्ठे किए थे। राजीव जी ने भारत में घूम घूमकर भारत का गौरवशाली और ऐसा सच्चा इतिहास लोगों को बताया जो पहले किसी को पता न था। इस घटना और दस्तावेजों का वर्णन आप राजीव जी से सुने। इंडियन साइंस और इंडियन टेक्नोलॉजी को समझने की दिशा में कुछ रिसर्च का काम शुरू किया, और उस रिसर्च के काम को शुरू करने के लिए दुर्भाग्य मेरा ये कि सारे के सारे रिसर्च पेपर लंदन में पड़े हुए, मेरे देश में नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश की टेक्नोलॉजी क्या थी, साइंस क्या थी, उसको समझना है तो जाना पड़ेगा लंदन। तो ऐसे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं इस देश में जिनका नाम है प्रोफेसर धर्मपाल। उनके साथ लगकर वहां से कुछ रिसर्च पेपर लेके आया, और वहां से जो रिसर्च पेपर लेके आया उन रिसर्च पेपर्स को देखना शुरू किया तो जो अद्भुत जानकारियां मिल रही हैं, मैं तो आश्चर्य से परेशान हूं कि ऐसा भी कभी होता था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 1820 का एक पेपर है मेरे पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वो पेपर क्या है, हमारे देश में विलियम एडम नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर है, और वो विलियम एडम नाम का अंग्रेज ऑफिसर है जिसको अंग्रेजों ने भेजा है भारत का सर्वे करने के लिए। तो वो भारत का सर्वे करने आया है, और भारत का सर्वे अंग्रेज करा रहे हैं ताकि यहाँ के देश की टेक्नोलॉजी क्या है और इस देश का टेक्निकल मैन पावर कितना है, उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं यूरोप के लिए, उसका अंदाजा उनको करना। तो विलियम एडम आया और 1820 से उसने यहाँ सर्वे करना शुरू किया। तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट कुछ 1017 पन्ने की है। वो पूरी रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से मिल गई और वो हम लोग निकलवा के ले आए। तो विलियम एडम उस सर्वे में क्या क्या दे रहा है आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि भारत जो है हाईली टेक्निकल एडवांस्ड कंट्री है, और यूरोप भारत की टेक्नोलॉजी की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता। और उसमें वो उदाहरण क्या क्या दे रहा है, विलियम एडम की रिपोर्ट में वो लिख रहा है कि इस समय 1820 में जो स्टील भारत में बन रहा है वैसा स्टील यूरोप में कहीं नहीं बनता। और वो कह रहा है कि मैं गया था कभी डेनमार्क, विलियम एडम कभी गया होगा डेनमार्क, तो कह रहा है कि मैंने देखा है कि यूरोप में सबसे अच्छा स्टील डेनमार्क में बनता है, लेकिन भारत का स्टील डेनमार्क के स्टील से कई गुना अच्छा है। तो रिपोर्ट में वो एक सजेशन दे रहा है। क्या सजेशन दे रहा है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को जहाज बनाने हो, हथियार बनाने हो, स्टील का उपयोग करना हो तो सारा का सारा स्टील भारत से इंपोर्ट करिए। तो उसने ये जो लिखा है अपनी रिपोर्ट में, तो इस पर कई ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज को आश्चर्य हुआ कि क्या लिख रहा है ये आदमी। तो जिनको आश्चर्य हुआ है वो लोग भारत में आए हैं कि देखें कहां स्टील बन रहा है भारत में,
क्या टेक्नोलॉजी है भारत में स्टील बनाने की? तो विलियम एडम सबको पकड़कर ले गया। मध्य प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है सरगुजा। तो सरगुजा ले गया और सरगुजा में उस समय स्टील बनाने के छोटे छोटे 10,000 कारखाने, विलियम एडम के सर्वे की रिपोर्ट बता रही। और वो कह रहा है कि ये सब स्टील बनाने के कारखाने जो लोग चलाते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो स्टील बनाना जानते हैं और परंपरा से वो सब सीखते हुए आ रहे हैं। तो वहां के लोग जब गए हैं, अंग्रेजों की पार्लियामेंट का डेलीगेशन सरगुजा के लोगों के पास जब मिलने को गया है, तो उनका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, सरगुजा के लोग अंग्रेजी जानते नहीं है। लेकिन वो देख रहे हैं कि उन लोगों को स्टील बनाते हुए, और सरगुजा में जो स्टील बनता है उस जमाने में, तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट में उसका स्टैटिस्टिक्स है कि सरगुजा के इलाके में जो 10,000 छोटे छोटे स्टील बनाने के कारखाने हैं, कितना स्टील बन रहा है उनमें उस जमाने में 1820 में, तो अप्रोक्सीमेट 20 से 30 लाख टन। तो वो जो रिपोर्ट मिली है, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि अगर ये स्टील बन रहा है तो स्टील बनाने की कोई टेक्नोलॉजी भी रही होगी, समझना चाहिए उसको क्या टेक्नोलॉजी, और अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी तो जरूरत इस बात की थी हमको कि हमारी उस टेक्नोलॉजी को हम इनोवेट करते और इंप्रूव करते और आज की जरूरत के हिसाब से उसको डालते, ना कि किसी विदेश से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके लाते। राजीव जी कहते थे कि अंग्रेजों ने 34,735 कानून भारत को लूटने और अत्याचार करने के लिए बनाया था, और तथाकथित आजादी के बाद भी भारत सरकार वही अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून आज भी चला रही है। और यही कारण है कि भारत में आज भी भ्रष्टाचार, गरीबी, बेकारी और भुखमरी जैसी समस्याएं हैं। और उनका कहना था कि 15 अगस्त 1947 में सिर्फ कानून के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, स्वतंत्रता नहीं आई थी। स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपने बनाए हुए तंत्र और व्यवस्था में जीना, लेकिन 1947 के बाद एक भी ऐसा तंत्र नहीं बना जो अपना हो। वे कहते थे अंग्रेजों ने इंग्लैंड के संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 नामक कानून बनाकर अपने शर्तों पर काले अंग्रेजों को देश सौंपा था। इसी कानून में लिखा गया था कि भारत इंग्लैंड का डोमिनियन स्टेट होगा। राजीव जी के अनुसार टैक्स को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। राजीव जी कहते थे टैक्स के रूप में सरकार जो पैसे इकट्ठा करती है उसमें से अधिकतर भ्रष्टाचार और सरकार के अधिकारियों को वेतन देने में ही चला जाता है, और थोड़ा बहुत जो भी विकास होता है वो बाहर के देशों या विश्व बैंक से कर्ज लेकर होता है। राजीव दीक्षित जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्विस और अन्य बैंकों में भारत के जमा काले धन को भारत की संपत्ति घोषित कर भारत में लाया जाए और उस जमा काले धन को भारत के विकास में लगाया जाए, ऐसा कहना था। राजीव जी कहते थे कि नेपाल जैसे देश ने स्विस बैंक में जमा काले धन को उनके देश की संपत्ति घोषित कर 5 अरब डॉलर मंगा चुके हैं। इसके साथ साथ अमेरिका, फिलीपींस, ज़ैरे, पाकिस्तान जैसे देशों ने विदेशों में जमा काले धन को अपनी देश की संपत्ति घोषित कर पैसे ला चुके हैं। इसी दौरान राजीव जी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। 1 करोड़ हस्ताक्षर लेकर संसद में काले धन को भारत की संपत्ति घोषित करने का कानून बनाने के लिए दबाव डालना चाहते थे। वे 60 लाख से अधिक हस्ताक्षर लेने में सफल भी हुए थे, और उनका कहना था कि यदि भारत सरकार इस कानून को पास नहीं करती है तो वे सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका अर्थात PIL दायर करना चाहते थे। राजीव जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मॉरिशस रूट बंद होनी चाहिए इसके लिए अभियान चलाया, और वर्ष 2002 में राजीव जी ने आज़ादी बचाओ आंदोलन की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका अर्थात PIL दायर की और कहा कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जैसे लूट के कानून खत्म होने चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला आज़ादी बचाओ आंदोलन की तरफ सुनाया और जिनमें उनकी जीत हुई, परंतु वर्ष 2003 में यूनियन ऑफ इंडिया ने इसी केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को ठुकराते हुए आज़ादी बचाओ आंदोलन के सारे विषय को खारिज कर दिया, यह जानते हुए कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के द्वारा नागरिकों को लूटा जा रहा था।
और यह डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट संविधान के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले से पता चलता है कि राजीव जी क्यों कहा करते थे कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से हमें कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। राजीव जी की लोकप्रियता देखकर आजादी बचाओ आंदोलन के अपने ही साथी राजीव जी से ईर्ष्या करने लगे और उनके ऊपर बेतुके आरोप लगाने लगे। तब राजीव जी कहते थे कि यदि मैं गलत हूं तो लोग स्वयं इसका निर्णय लेंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि राजीव जी अपने राष्ट्र के प्रति कार्य करते हुए लोगों के बीच और अधिक लोकप्रिय हो गए और उनके ऊपर आरोप लगाने वालों की हालत खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई थी। और जब राजीव जी स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़े तो आजादी बचाओ आंदोलन के कुछ कार्यकर्ताओं ने ईर्ष्या के कारण फिर से राजीव जी पर कीचड़ उछालने की चेष्टा की और कहने लगे कि राजीव जी ने आंदोलन के पैसे अपने व्यक्तिगत जीवन और घर बनाने के लिए किया। जवाब में उनके छोटे भाई प्रदीप दीक्षित ने पूरे तथ्य और प्रमाण देकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। कुछ आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने राजीव जी को जान से मारने की धमकी भी दिया करते थे। राजीव जी का कहना था कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का षड्यंत्र चलाकर भारत को लूटा जा रहा है। राजीव जी ने FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, GM फूड और BT कॉटन का भी खूब जोर से विरोध किया था। उनका कहना था कि भारत सरकार और तथाकथित बुद्धिजीवी कृषि पर ध्यान नहीं देते और यही कारण है कि किसान की हालत अत्यंत खराब है और अधिकतर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सन 1999 से राजीव जी के व्याख्यानों ने देशभक्तों के बीच जागरूकता पैदा की और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने लगे। सन 1999 में राजीव जी व्याख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव से मिले। राजीव जी ने रामदेव के योग प्राणायाम को अनेक सराहा और उनके संपर्क में रहते थे। राजीव दीक्षित और स्वामी रामदेव के बीच हुए अनेकों चिंतन के बाद उन्होंने देश को स्वावलंबी, स्वदेशी और अंग्रेजों के कानून को हटाने के लिए योजना बनाई और अनेक योजना के बाद 9 जनवरी सन 2009 में स्वामी रामदेव और राजीव दीक्षित ने मिलकर भारत स्वाभिमान नामक एक संगठन का निर्माण किया। स्वामी रामदेव ने भारत स्वाभिमान में राष्ट्रीय सचिव का पद राजीव दीक्षित के कंधों पर दिया। राजीव जी ने इसी दौरान सारी राजनीतिक दांवपेच स्वामी रामदेव को बताई। राजीव जी के व्याख्यानों को सुनकर स्वामी रामदेव जी इतने प्रभावित हुए कि स्वामी रामदेव जी ने राजीव दीक्षित जी के अनेकों व्याख्यान पतंजलि योगपीठ में करवाए। 1 अप्रैल सन 2009 में भारत स्वाभिमान का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया। उद्घाटन समारोह में स्वामी रामदेव जी ने अन्य भारत स्वाभिमान के सदस्य जैसे वेद प्रताप वैदिक, देवेंद्र शर्मा, JS राजपूत, अजय गोयल उपस्थित थे और भारत स्वाभिमान उद्घाटन समारोह में पहली बार राजीव जी ने सीधा प्रसारण किया और पूरे भारत के सामने केवल 20 मिनटों में ऐसी जानकारियां भरी व्याख्यान दी कि सारे भारत से प्रेम करने वाले राजीव जी के चाहने वाले बन गए। इन मूर्ख नेताओं को यह नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिए हुए खून से कोई मरीज जिंदा नहीं बचता। अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए, अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए, तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए तो बोतल का खून चढ़ाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे आप उस मरीज को? आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। वैसे ही पूंजी की जरूरत है तो पूंजी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, न कि ये कि हम भीख मांग के हमेशा पूंजी लाएंगे। तो विदेशी पूंजी पर आधारित ये देश बनाने के चक्कर में सारे दरवाजे खोल दिए। आजादी मिलने के 50 साल भी पूरे नहीं हुए, सारे दरवाजे फिर खुल गए। फिर से विदेशी कंपनियों का स्वागत है। ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है। हजारों कंपनियों को बुलाया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में हम व्यापार करते थे अच्छा, वहां भी उनको बुलाया जा रहा है। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, डबल रोटी पाव रोटी बेचने के लिए, अंडरवियर बनियान बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, क्रीम पाउडर लिपस्टिक बेचने के लिए विदेशी कंपनियां। साधारण सी छोटी छोटी चीजों
चीजों से लेकर हर बड़ी चीज तक सब कुछ विदेशी बेचेंगे इस देश में, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और उसी में जीएम फूड वाली विदेशी कंपनियों के लिए भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उनको भी यहां बुलाया जा रहा है। जिनको बुलाने को दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है, उनको भारत सरकारें दरवाजा खोल के बुला रही हैं, आइए हमारे यहां, जो करना है करिए, बस थोड़ा सा हमको पूंजी निवेश की जो जरूरत है उसमें पूर्ति होती रहे, थोड़ा टैक्स मिलता रहे और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जेस मिलते रहे, रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे। हर विदेशी कंपनी के लिए दरवाजा खुला है। ऐसा लगता है कि भारत कोई खैराती धर्मशाला हो गया है जिसमें हर एक के लिए दरवाजा खुला है, सबको बुलने आने की खुली छूट है। इसके बाद राजीव जी ने स्वामी रामदेव की उपस्थिति में हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में अनेकों व्याख्यान दिया और लोगों को तथ्य के साथ देश में हो रहे भ्रष्टाचार और लूट का सच बताया। राजीव जी ने एक अमेरिकन कंपनी ITC के बारे में बताया कि कैसे यह कंपनी सिगरेट बनाने के लिए 1 वर्ष में 14 लाख पेड़ काट डालती है और सरकार ने इसे खुली छूट दे रखी है। इसके साथ ही साथ राजीव जी अन्य महत्वपूर्ण कानून जैसे राइट टू रिकॉल अर्थात वापस बुलाने का अधिकार कानून लागू होना चाहिए ऐसा कहना था, क्योंकि यह प्रजातंत्र को बचाने का एकमात्र तरीका है। उनका कहना था कि भारत को चलाने के लिए हमें कोई राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता नहीं है। यह देश हजारों वर्षों से बिना पार्टी के चलता रहा है और अगले 1000 वर्षों तक चलता जाएगा। पहला यह है कि जिसको हम भेजेंगे लोकसभा में उसको कभी भी वापस बुलाने का अधिकार हमारे पास होगा, राइट टू रिकॉल। आज हमने किसी को गोली वजह से चुनकर भेज दिया, अभी हमें लगा कि ये सबसे अच्छा आदमी है, संगठन ने भी कहा ये सबसे अच्छा आदमी है, आम आदमी ने भी कहा ये सबसे अच्छा आदमी है, तो हमने भेज दिया और वो चला गया। वहाँ जाके अगर भ्रष्ट हुआ तो ये है समस्या। तो अभी दूसरी पार्टियों के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि चुनकर आने के बाद उनके यहाँ कोई भ्रष्ट हो जाए तो वो क्या, वो संसद से उसे नहीं निकाल सकते, पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन पार्टी से निकलने का कोई मतलब नहीं, वो संसद में तो रह सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके आंखों के सामने। हम ये मजबूरी में नहीं रहेंगे, हम पहले ही उनका एफिडेविट कराएंगे कि भाई आज तो मैं ईमानदार हूँ, कल को मेरे ऊपर जरा भी बेईमानी की बात आई तो मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा। तो राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट, ये दोनों को हम हमारे यहाँ लागू करके उनको मिलते हैं। उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी संगठन की कि मैंने एक गलती की तो उसकी माफी नहीं की, उसे रिप्लेस ही होना चाहिए और उसे हम हटाएंगे, दूसरे को भेजेंगे क्योंकि दूसरा हमारे पास तैयार है। तो लोगों की मदद से संगठन ये काम करेगा, चेक एंड बैलेंसेस संगठन करेगा, तो इसलिए इसमें करप्शन के चांसेस थोड़े कम हैं। राजीव जी ने नार्को टेस्ट का समर्थन और मांग भी किया था। राजीव जी का कहना था कि एक अंग्रेज टीवी मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक चिट्ठी लिखकर बताया था कि मैंने जो IPC अर्थात इंडियन पीनल कोड की ड्राफ्टिंग की है, इससे किसी भी भारतवासियों को न्याय नहीं मिलेगा और भारत सरकार उसी अंग्रेज के बनाए हुए कानून को आज़ादी के बाद आज भी चला रही है और इसी का परिणाम है कि आज भी 3 से 4 करोड़ केसेस अलग अलग अदालतों में पेंडिंग हैं और भारतवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। राजीव जी ने अपने व्याख्यानों में बताया, अंग्रेजों के स्वयं के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति की श्रेष्ठता अपनी पराकाष्ठा पर थी। इन गुरुकुलों में छात्रों से अधिक छात्राएं हुआ करती थी जिनके लिए अलग से अध्यापिकाएं थी और यह शिक्षा हर वर्ग के लिए समान और निःशुल्क हुआ करती थी। मैकॉले के अनुसार भारत को जीतने के लिए उसके चरित्र को तोड़ना सबसे आवश्यक है, जिसके लिए उसने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को गैर कानूनी घोषित कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया। राजीव जी ने गाय की महानता बताई कि कैसे गाय हजारों गंभीर रोगों को ठीक करती है और अच्छी खेती और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है और गाय को बचाने के लिए हमें सामने आना होगा।
राजीव जी ने कई जगहों में वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गौशाला बनाई थी। राजीव जी आयुर्वेद, होम्योपैथी, जैविक खेती, भारतीय कानून, इतिहास, भारतीय शास्त्र जैसे अनेकों विषयों में गहरा अध्ययन कर ज्ञान अर्जन किया था और उस ज्ञान को निःशुल्क लोगों तक अपने व्याख्यानों द्वारा पहुंचाते थे। राजीव जी ने वाग्भट जी नामक ऋषि के लिखे हुए स्वस्थ जीवन जीने के सूत्रों को लोगों को बताया, जिससे अनगिनत लोगों को आज तक लाभ पहुंच रहा है। श्री राजीव दीक्षित जी बताते थे, पहले भारत वर्ण व्यवस्था से चला करती थी और कोई जाति भेदभाव नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारतवासियों को जाति के नाम पर तोड़ा। अंग्रेजों ने ही जानबूझकर भारतवासियों को जनरल, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में विभाजित कर भारतवासियों के अंदर फूट डाल दिया। श्री राजीव जी ने आर्य शब्द और क्षति प्रथा की सत्यता एवं उत्कृष्टता बताई, जिसे अब तक का भारतीय समाज अनभिज्ञ था। अंग्रेजों ने हमारे मनुस्मृति, वेद एवं शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ करके उनका गलत रूप प्रस्तुत करके हमारे भारतीय समाज को उसकी संस्कृति के प्रति दिग्भ्रमित किया। उनका कहना था, अंग्रेजों के बनाए हुए सारे 34,735 कानून को रद्द कर अपने देश और व्यवस्था के अनुसार से कानून बनाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय नागरिकों के साथ बस एक धोखा है। भारत का संविधान अंग्रेजों का बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि अंग्रेजों ने भारत को 1000 वर्ष गुलाम बनाने के लिए बनाया था, दुर्भाग्य से हमारे भारत के लोगों ने उसे ही भारत का संविधान बना दिया और बाकी के देशों से कुछ चुराकर संविधान को और बड़ा बना दिया। आइए पूरी बात उनके मुख से सुनते हैं। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बनके तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। उस संविधान सभा में 296 सदस्य थे, जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया। लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ और उसमें संविधान तैयार हो गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। 395 तो अनुच्छेद हैं, जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं, और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है, शास्त्र जैसा, आप कभी भी खरीद के देख सकते हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं, हमने बनाया। तो बहुत बार मेरे मन में यह आता था कि मात्र 11 महीने 18 दिन के समय में इतना मोटा संविधान कैसे बना लिया हमने। इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए। जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि इस संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया। अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था, उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया। अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है, कुछ बदला नहीं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया। तो संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना, उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने 1953 में ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया ये संविधान है
और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था, आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर ये भारत का संविधान तैयार हो गया। ये भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया, एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है। तो परिणाम क्या हुआ, वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही 94 से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए। माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहां? 60 साल में 94 संशोधन, 60 इयर्स और 94 अमेंडमेंट्स। इसका माने हर साल में लगभग 1.5 से 2 संशोधन उसमें हुए। इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो, वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है।